आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन है हर बड़ी खबर पर, आपसे जुड़ी खबर पर और आपकी दिलचस्पी वाली खबर पर यही माइक ऑन होता है। और जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको बता दूं, युद्ध पर सबसे बड़ा ऐलान होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ घंटों बाद यह ऐलान करने वाले हैं जब वो अमेरिका के लोगों को संबोधित करेंगे। आखिर क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इसे लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। दुनिया भर में आपस में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं या कोई बड़ा ऐलान युद्ध को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आज इसकी बात होगी। इसी के साथ कल नाटो का क्या आखिरी दिन हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप नाटो को लेकर नाराज हैं। वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि नाटो के देश अपना भविष्य खुद देख लें। तो क्या नाटो जैसे सैन्य गठबंधन का आखिरी दिन अमेरिका तय कर रहा है? आज इसकी बात होगी। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं आज आपसे जुड़ी बड़ी खबर पर। क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप होने वाला है? क्या आपके फोन का इंटरनेट ठप होने वाला है? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद जो ईरान बड़ी डिजिटल स्ट्राइक करने वाला है, उसका असर क्या आपके घर के इंटरनेट पर होगा, आपके फोन के इंटरनेट पर होगा। आज ये खबर भी दिखाऊंगी। और इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं, जंग में कैसे पुतिन की एंट्री हो गई है। ये जंग ईरान बनाम अमेरिका, ईरान बनाम इजराइल है, लेकिन क्या इसमें पुतिन की एंट्री हो गई है? ये मैं क्यों कह रही हूं, उसकी तस्वीरें आज आपको दिखाऊंगी। तो आज इन सारी खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं। 2 घंटे बाद ईरान करेगा बड़ा हमला। 9 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे बड़ा ऐलान। युद्ध के 33वें दिन कौन जीत रहा, कौन सरेंडर कर रहा? अगले 9 घंटे में होगा बड़ा फैसला। आज की 2 सबसे बड़ी खबरें क्या है? पहली खबर ईरान की धमकी है। 2 घंटे बाद ईरान इस धमकी पर काम करने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया की टेक कंपनियों में हड़कंप मच गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों में हड़कंप मच गया है। IRGC ने धमकी दी है कि वो अमेरिका की 18 बड़ी कंपनियों को निशाना बनाएगा। आज ये सबसे बड़ी खबर है। टारगेटेड असैसिनेशन यानी चुन चुन कर मारना, इस पर ईरान ने काम कर दिया है। 2 घंटे बाद ये शुरू होने वाला है ये पूरी खबर। और इसी के साथ साथ 9 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने वाले हैं? सवाल यही पूछा जा रहा है। क्या युद्ध को रोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या युद्ध से एग्जिट का ऐलान करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? आखिर ये 2 बड़ी खबरें कैसे अगले 9 घंटे तक हड़कंप मचाएंगी, मैं आपको ये बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात दुनिया पर आने वाली डिजिटल कयामत की करते हैं, क्योंकि जो युद्ध मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है, जिसकी वजह से तेल संकट खड़ा हुआ, अब उसी युद्ध की वजह से इंटरनेट बंद हो सकता है, जिसका असर सीधे आप पर और हम पर पड़ेगा। आप और हम फोन चलाते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो सभी काम ठप हो जाएंगे। और यही वजह है कि ईरान की एक धमकी से पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई। ईरान का यह हमला कितना भारी पड़ने वाला है, उसको इसी बात से समझ लीजिए कि अब तेहरान एक बटन दबाएगा और पूरी दुनिया में इंटरनेट का फ्यूज आउट हो जाएगा। ना आपके मोबाइल पर इंटरनेट चल पाएगा, ना लैपटॉप पर। और ये सब हो रहा है मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से। आपका और हमारा इससे कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन भुगतना हमें पड़ सकता है। ये तो पहले से ही कहा जाता है कि युद्ध में उसकी कीमत और उससे होने वाले नुकसान को कोई नहीं देखता है, और यही हो भी रहा है। सबसे पहले बात ईरान की उसी धमकी की जिससे आपका इंटरनेट ठप हो सकता है। IRGC ने, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी दी है। अब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हमले वाली लिस्ट में 18 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के नाम है। इसमें एप्पल है, गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है। अब मेटा आप समझिए, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, ये सब मेटा ही चलाता है। माइक्रोसॉफ्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। IBM, टेस्ला, बोइंग, डेल, नेवेडिया का भी इसमें नाम है। लिस्ट जारी कर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी
चुन चुन कर हत्याएं की गई तो परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। ईरान अपने नेताओं की बात कर रहा है कि हमारे नेताओं को मारा है तो आप भी परिणाम भुगतेंगे। कंपनियों पर अमेरिका का साथ देने का आरोप लगाया। कंपनियां ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस में मदद कर रही हैं। कंपनियों की एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। नेताओं को ट्रैक करना, उनकी निगरानी रखना, इसमें इन कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा है। ये कंपनियां अमेरिका के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हैं, ये ईरान का कहना है। और इसीलिए अमेरिका को रणनीति बनाने में जो कंपनियां मदद कर रही हैं, हम उन्हें टारगेट करेंगे, ये ईरान कह रहा है। कंपनियों के रीजनल ऑपरेशंस, यानी कि जो मिडिल ईस्ट में उनकी कंपनियां बनी हुई हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। ईरान में हर हत्या के बदले अपनी तबाही की उम्मीद करें, ये ईरान कह रहा है। IRGC कह रहा है, उनका कहना है कि इन कंपनियों के कर्मचारियों को हम सलाह दे रहे हैं, जान बचानी है तो काम करने की जगह छोड़ दीजिए। यानी इन कंपनियों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप छोड़िए। तो ईरान अब सीधे सीधे लोगों को धमकी देने पर उतर आया है, क्योंकि यह धमकी काम करेगी। अब अगर ईरान अब से 2 घंटे बाद हमले करना शुरू करता है तो इस पे पूरे युद्ध की तस्वीर ही बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? यह युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि एक वैश्विक आर्थिक युद्ध बन जाएगा, जिसमें स्वाहा हो जाएगी कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं। जितनी जीडीपी जिन 18 कंपनियों पर ईरान हमला करने वाला है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, यानी कि उनका कितने पैसा, कितना मोल है उनका, अगर मैं आपको समझाऊं, 24 ट्रिलियन के आसपास, यानी लगभग 2 लाख करोड़ की ये कंपनियां हैं। 18 कंपनियां जिन पर हमले की बात ईरान कह रहा है। मतलब अमेरिका की जो जीडीपी है उसका 80% और चीन की जीडीपी से कहीं ज्यादा। इस समय अमेरिका की जीडीपी करीब 41 ट्रिलियन है और चीन की जीडीपी करीब 20 ट्रिलियन है। अब सवाल है, क्या ये युद्ध अब तक का सबसे महंगा युद्ध बनने वाला है? क्योंकि ईरान ने भी कसम खा ली कि वो भी बुरा नुकसान पहुंचाएगा। और आप सोचिए कि अगर इन कंपनियों को नुकसान पहुंचेगा तो सीधे अमेरिका में बैठे और दुनिया में के देशों में बैठे लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। एक तरफ इस धमकी को लेकर दुनिया टेंशन में, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो सिर्फ धमकी दे सकता है, लेकिन वो अर्थव्यवस्थाएं ठप नहीं कर सकता, वो इंटरनेट ठप नहीं कर सकता। सुनिए। ईरान ने पश्चिम एशिया में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों को किस बात की धमकी दी है? मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे धमकी दी। क्या उन्होंने कहा कि वो उन्हें उड़ा देंगे? क्या वो उन पर हमला करेंगे? वे ऐसा नहीं करेंगे। वे उन पर परमाणु हथियार से हमला नहीं करेंगे। उनमें से ज्यादातर नेता पहले ही मर चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस युद्ध में ईरान ने जो जो धमकी दी है वो किया भी है। अब सवाल है कि अब से 2 घंटे बाद ईरान क्या करने वाला है, कहां हमला करने वाला है, किसको निशाना बनाने वाला है। आज रात ईरान लेगा अपना बदला। अठारह अमेरिकी कंपनियों पर करेगा सबसे बड़ा हमला। महातबाही में अब बस कुछ मिनट बाकी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग रोज एक ऐसी लकीर खींच रही है जिसके दूसरी तरफ सिर्फ तबाही है। जो तबाही अब तक मिलिट्री ठिकानों, मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री, अमेरिका के बेस पर दिख रही थी, अब उसी तबाही का मुंह ईरान ने मोड़ दिया है। अब सामने है अमेरिका की 18 बड़ी कंपनियां जिनको निशाना बनाने की कसम तेहरान खा चुका है। सवाल है कि ईरान इन कंपनियों को निशाना बना क्यों रहा है? दरअसल ईरान का मानना है कि ये कंपनियां केवल व्यापार नहीं कर रही बल्कि आधुनिक युद्ध की औजार हैं। ईरान का आरोप है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई की एआई तकनीक का उपयोग कर अमेरिका और इजराइल ईरानी नेताओं और वैज्ञानिकों की टारगेट किलिंग के लिए कर रहे हैं। मेटा और एप्पल पर ईरानी नागरिकों और सैन्य अधिकारियों की लोकेशन और निजी डेटा खुफिया एजेंसियों को देने का आरोप लग रहा है। ईरान का यह भी आरोप है कि बोइंग जैसी कंपनियां अमेरिका को सीधे तौर पर सैन्य अभियानों के लिए तकनीकी सहायता देती हैं।
अब सवाल है कि तबाही की तस्वीरें कहां से सामने आएंगी। मिडिल ईस्ट में ईरान कहां वार करेगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के निशाने पर यूएई, सऊदी अरब और इजराइल है। दुबई और अबू धाबी में एप्पल के स्टोर्स और माइक्रोसॉफ्ट का रीजनल ऑफिस है। ये क्षेत्र ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स की आसान जद में है। दूसरा सऊदी, जहां गूगल और ओरेकल के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं। यहाँ एक साइबर अटैक या ड्रोन स्ट्राइक पूरी दुनिया के इंटरनेट को हिला सकती है। तीसरा इजराइल, जहां इंटेल और एनवीडिया के रिसर्च सेंटर्स हैं। इन्हीं सेंटर्स को लेकर ईरान का दावा है कि यहीं से उसकी सैन्य गतिविधियों की जासूसी होती है। यही वजह है कि अब ईरान इन कंपनियों के नेटवर्क को धराशायी करने के लिए हमला कर सकता है। लेकिन अगर इन कंपनियों के ऑपरेशंस में कोई भी परेशानी आती है तो भुगतना सबको पड़ेगा। हमले की वजह से डिजिटल ब्लैकआउट की स्थिति बन जाएगी। डेटा सेवाओं के ठप होने से ग्लोबल इंटरनेट सेवाओं पर संकट खड़ा हो जाएगा। बोइंग और एनवीडिया पर हमले से वैश्विक परिवहन और तकनीक निर्माण ठप हो सकता है। अगर ये हुआ तो पहली बार होगा जब किसी युद्ध को डिजिटल वॉर की शक्ल दी गई हो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर डिजिटल कयामत आ गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ ईरान अमेरिकी कंपनियों पर हमला करने की तैयारी करके बैठा है, दूसरी तरफ लाल सागर में इंटरनेट केबल को काटने की धमकी दे दी गई। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी देश अमेरिकी सेना को ठिकाने देते रहेंगे तो वो लाल सागर और हॉर्मुज से गुजरने वाली केबल्स को निशाना बना सकता है। और अगर ईरान ने ऐसा किया तो पूरी दुनिया में इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है। इसे फुल फ्रेम दिखाइए। इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं, इससे समझिए कि कैसे इन केबल्स को, जिन्हें हम सबमरीन केबल्स कहते हैं, इनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं के जरिए इंटरनेट आपके घरों में पहुंचता है, आपके फोन्स तक पहुंचता है और इसका सीधा असर दुनिया पर तो पड़ेगा ही, भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि लाल सागर में बिछे ये सबमरीन केबल्स, इनको नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है ईरान। अगर इन्हें नुकसान पहुंचेगा तो मैं इसीलिए आपसे बता रही हूं कि कैसे पूरी दुनिया भर में इंटरनेट ठप होने का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने लाल सागर में केबल काटने की धमकी दी है। अब इसे समझिए, पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। ये केबल इंटरनेट यातायात का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। करीब 95 से 97% डेटा इन्हीं से ट्रांसफर होता है। 13 लाख किलोमीटर में फैले 600 से ज्यादा एक्टिव केबल्स, ये इंटरनेट केबल्स कई महाद्वीपों को जोड़ते हैं आपस में। जब आप सोचते हैं कि आप कैसे जुड़े हुए हैं अमेरिका से व्यक्ति से, हमारे शोज में जो मेहमान जुड़ते हैं वो इंटरनेट की वजह से ही जुड़ते हैं। अब आप सोचिए, वीडियो स्ट्रीमिंग, डिजिटल भुगतानों में ये मदद करते हैं। केबल्स की वजह से 939 करोड़ का वित्तीय लेन देन होता है। अब सुरक्षित सरकारी जानकारी केबल के जरिए जाती है। भारत को यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया से भी जोड़ती है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी इन समुद्री रूट्स पर निर्भर है। मैं भारत के लिए इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसका असर हम पर भी पड़ सकता है। केबल्स को नुकसान होगा तो लंबे रूट पर डाइवर्ट करना पड़ेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की जो बफरिंग है वो बढ़ जाएगी। जब आप देखते हैं कई बार आप कुछ खोलते हैं और वो बहुत देर तक खुलता नहीं है, उसे बफरिंग कहते हैं, तो वो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वीडियो कॉल में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। केबल कटने से आईटी कंपनियों को भारी नुकसान होगा और इसी की धमकी ईरान दे रहा है। तो इसे समझिए कि कैसे ये जो केबल्स बिछे हुए हैं समुद्र में, जिनको मैं आप एक प्रतीकात्मक तस्वीर के जरिए आपको समझा रही हूं, इन पर सीधे निशाना बनाएगा ईरान और ठप होगा आपके घर का इंटरनेट। और ईरान की नजर दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क पर भी है, जिसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स चलाती है। ईरान के निशाने पर एलन मस्क की स्टारलिंक है। स्टारलिंक को भी ईरानी अधिकारियों ने धमकी दी है। स्टारलिंक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। एक नेटवर्क में शामिल दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है ईरान में। ईरानी अधिकारियों ने स्टारलिंक पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अफवाह फैलाने के लिए स्टारलिंक टर्मिनल का इस्तेमाल हो रहा है।
युद्ध के दौरान की तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाई गई हैं। लोगों के दमन की झूठी खबरों से माहौल बिगाड़ा गया। अब आपने जो बीच में पूरा एक खबरें सुनी कि ईरान में किस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, उनका दमन हो रहा है। ईरान का ये कहना है कि झूठी खबरें थी और ये सब स्टारलिंक की वजह से फैलाई गई पूरी दुनिया में। ईरान में 1 महीने से इंटरनेट लगभग पूरी तरह से ठप है। बावजूद इसके नागरिक स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान में 50,000 स्टारलिंक टर्मिनल मौजूद है, एक रिपोर्ट ये बताती है। तो अब इसका सीधा मतलब ये है कि हिट लिस्ट में ईरान के एलॉन मस्क की कंपनी और एलॉन मस्क भी हैं। अब सवाल है, क्या ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करके ईरान किसको नुकसान पहुंचाना चाहता है? इसके पीछे मकसद क्या है? दरअसल ईरान ऐसा करके सुपर पावर को कमजोर करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध तो पहले ही हो रहा है अमेरिका में, वो अपने घर में घिरे हुए हैं। ऐसे में अगर टेक कंपनी को चोट पहुंचेगी तो इसका सीधा असर इन कंपनी में काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा, उनके रोजगार पर पड़ेगा। ट्रंप का विरोध और तेज होगा और यही ईरान चाहता है। ईरान ट्रंप को उनके घर में ही घेरने की रणनीति बनाकर बैठा है, क्योंकि वो देख चुका है कि इस युद्ध की वजह से उसके देश में जितनी एकजुटता आई है उससे कई ज्यादा विरोध अमेरिका में ट्रंप का हो गया है। तो व्हाइट हाउस से ट्रंप को गुड बाय कहा जाए, उसकी रणनीति बना रहा है, जिसके लिए उसे सिलिकॉन वैली, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर इस तरह से तबाही मचानी हो। अब इस बात की गवाह कुछ तस्वीरें भी। जब ट्रंप का विरोध करने वाले लोग हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए थे, ट्रंप मस्ट गो नाउ, इस तरह की तस्वीरें आपको अमेरिका में देखने को मिली थी। ये तस्वीरें सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन डीसी की हैं, जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं। ये तस्वीरें जो कि डोनाल्ड ट्रंप के विरोध की बात कर रही थी, और इन्हीं तस्वीरों को ईरान बल देना चाहता है, इन्हीं तस्वीरों को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। ट्रंप को घर में ही घेरने की रणनीति अब ईरान बना रहा है। ट्रंप के खिलाफ गुस्से का फायदा उठाना चाहता है। पहले हॉर्मुज बंद होने के बाद ट्रंप पर सवाल उठे थे। तेल संकट की वजह से वैश्विक दबाव बढ़ा था। दबाव बढ़ने से ट्रंप ने अपने हमलों को टाल दिया था। आपको याद है, उन्होंने कहा 5 दिन तक मैं कोई हमला नहीं करूंगा। अब फिर से ईरान इसी रणनीति पर काम कर रहा है। रणनीति के तहत अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी गई है। इन कंपनियों के टॉप अधिकारी अमेरिका में रहते हैं। इन कंपनियों का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर अमेरिकन हैं। धमकी के जरिए ईरान बड़ा संदेश दे रहा है, क्योंकि ये लोग अगर नुकसान झेलेंगे तो किसके पास जाएंगे? अपनी सरकार के पास। सरकार में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अगर ट्रंप पीछे नहीं हटे तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट होगा। आर्थिक संकट का डर दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है और ट्रंप से अपनी शर्तें मनवा सकता है ईरान। तो ईरान की आज डिजिटल स्ट्राइक में 2 घंटे से कम समय बचा है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के समय के मुताबिक 8 बजे वो ये स्ट्राइक करने वाला है। तो आज की बड़ी खबर मैंने आपको बताई, लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर है। 9 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करने वाले हैं, आपको मैं बताऊं कि महायुद्ध पर क्या महा ऐलान करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को लेकर एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं? मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद अमेरिकी लोगों को संबोधित करने वाले हैं उनके राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के दौरान अभी तक उन्होंने प्रेस वार्ताएं की हैं, लेकिन उन्होंने देश को संबोधित नहीं किया है। अब आप सोचिए, अगर आपके देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहा है देश को, तो कोई बड़ा ऐलान होगा, कोई बड़ी घोषणा होगी, और डोनाल्ड ट्रंप वही करने वाले हैं। अब ऐसे में चर्चाएं दुनिया भर में चल रही हैं कि क्या ऐलान करेंगे ट्रंप, आखिर क्या बोलने वाले हैं। युद्ध के 33 दिन बाद अगर वो सामने आ रहे हैं तो कोई बड़ी घोषणा होगी। तो सबसे पहले क्या वो जीत की घोषणा करने वाले हैं? क्या वो ये कहने वाले हैं हम ये युद्ध जीत गए हैं, हमने सारे अपने जो मकसद थे वो हासिल कर लिए? सबसे पहले तो ये इसी बात की चर्चा हो रही है। दूसरी बात, क्या वो ये कहने वाले हैं कि ईरान से डील हो गई है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो धमकी दे रहे थे ईरान को और कह रहे थे कि ईरान डील चाहता है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर हॉर्मुज नहीं खोलेंगे तो डील नहीं होगी। वहीं तीसरी बात, क्या नाटो से रिश्ता खत्म करने का ऐलान करने वाले? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी नाटो देशों पर भी निकल रही। पिछले दिनों में युद्ध के दौरान आपने देखा कि वो बार बार ये कहते रहे कि नाटो देश हमारी मदद नहीं कर रहे तो हम भी मदद नहीं करेंगे। चौथी जो एक विकल्प है, क्या वो हॉर्मुज से पीछे हट सकते हैं? अब लोग कह रहे हैं कि हॉर्मुज में अगर
नुकसान हो रहा है और वहां पर ईरान जहाजों को आने जाने नहीं दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा झटका है। तो क्या हॉर्मुज को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? और पांचवा, क्या वो सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि अब ये इस युद्ध से अमेरिका एग्जिट कर रहा है? जानकार क्या कहते हैं, मैं आज यही समझना चाह रही हूं, क्योंकि एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं मुझे ईरान के परमाणु सामग्री की कोई फिक्र नहीं है, हम उसकी निगरानी सैटेलाइट से कर लेंगे। अब आप ये भी देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से पहले वो क्या बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कोई चिंता नहीं है उनके यूरेनियम की अब, क्योंकि ये खबर भी आई थी कि क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके यूरेनियम निकालना चाहता है ईरान से। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सैटेलाइट से देखेंगे, उनके यूरेनियम पर निगरानी रखेंगे। तो ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करेंगे, इसे लेकर सुख गांठते से। क्या सुपर पावर अमेरिका का गुरूर टूटने वाला है? क्या ईरान के पहाड़ों ने अमेरिका की अकड़ तोड़ दी है? सबसे बड़ा सवाल, जिस अमेरिका ने दहाड़कर युद्ध शुरू किया, क्या अब वो पतली गली पकड़कर निकलने की कोशिश में है? युद्ध शुरू करना और उसे जीतना दो अलग बातें हैं, और शायद यही सबक डोनाल्ड ट्रंप को अब ईरान की पथरीली वादियों में मिल रहा है। 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब उनकी बातों से लग रहा था कि ईरान को चुटकियों में मसल कर वो निकल जाएंगे। ट्रंप ने दावा तो ये किया था कि जब तक ईरान का यूरेनियम जब्त नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हुंकार थी कि हॉर्मुज का रास्ता अमेरिका की मर्जी से खुलेगा और तेहरान में रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट होकर रहेगा। लेकिन आज ट्रंप के ये सारे दावे गायब हैं। हुंकार की जगह साख बजाकर युद्ध से बाहर निकलने की बेचैनी दिखाई पड़ रही है। उनकी बोली बदल चुकी है। अब वो शांति की संभावनाएं तलाशते और डिप्लोमेसी के पीछे छिपने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। If they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. जो ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते थे, वो मिसाइलों की मार के बाद ईरान को किसी भी डील के लिए राजी नहीं कर पाए। जितने लक्ष्य तय किए थे, उन सब से दूर है और अब युद्ध के मैदान से दूर होने का भी इशारा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान कर सकते हैं? ट्रंप समर्थक प्रमीत मकोडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे अमेरिका से। मौलाना अली अदनान स्कॉलर हैं अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी ईरान में, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सीधे पूछ रही हूं, प्रमीत जी, क्या ऐलान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप? क्या चर्चाएं हो रही हैं अमेरिका में? थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आज वी ऑल आर अवेटिंग फॉर दैट। हमारे राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। और डेफिनेटली अमेरिकन प्रेसिडेंट पे प्रेशर तो काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जैसा आपने देखा कुछ दिन पहले बड़े प्रोटेस्ट हुए और मेनली जो महंगाई बढ़ी है, अभी जो गैस स्टेशन के ऊपर आज $4 से ज्यादा पर गैलन का पेट्रोल का भाव, जिसको गैस कहते हैं, यहाँ पर वो बढ़ चुका है। ये एक महीने पहले $2.5 था, अब $4 है। ऑलमोस्ट 40 से 50% पे उसमें बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन पूरी हमारे देश में बढ़ा है और पूरी दुनिया में भी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से प्रेशर है। मेजर ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने अचीव कर लिए हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप भी समझते हैं और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स के लोग हैं वो भी इस बात से सहमत है कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो अमेरिका के थे वो अमेरिका ने हासिल कर लिए। आप ये कह रहे हैं युद्ध खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं क्या वो? ये बहुत बड़ी घोषणा होगी प्रवीण। नहीं, युद्ध खत्म करने का तो नहीं, पर डी एस्केलेशन मेजर जब मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो जाते हैं तो आप डी एस्केलेशन की तरफ जाते हैं। तो डी एस्केलेशन की शुरुआत जरूर हो चुकी है और इसके बारे में वो जरूर बात करेंगे। दैट ही विल डेफिनेटली अनाउंस। आपकी तरफ से नहीं होगा। मैं एक बार जरा अदनान जी के पास जा रही हूँ। मौलाना अदनान, क्या ये डी एस्केलेशन का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं? वो अभी भी कह रहे हैं कि ईरान मुझसे डील चाह रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत देने के लिए। सबको सलाम अर्ज है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी कुछ देर बाद आएंगे, जिस तरह से हमारे बड़े भाई ने कहा कि उनका इंतजार कर रहे हैं। दो तरह से इंतजार ईरान में भी हो रहा है, इंतजार अमेरिकन इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे।
ईरानी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ एंटरटेन करने का एक और मौका मिलेगा, कि वो आते हैं फिर क्या बोलते हैं, देखने को मिलेगा कि फिर कौन सी एक नई बात, एक नया अजूबा, एक नई बात, इसमें कोई सरपैर, कोई उसमें सीरियसनेस नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव की जो बात कर रहे हैं कि वो अचीव हो गए, हर दिन तो ऑब्जेक्टिव बदलते हैं, पहले किसी एक ऑब्जेक्टिव पर रुका जाए, बात किया जाए तो उसको हासिल किया जाए। अभी 2 दिन पहले हमने देखा सेक्रेटरी रूबियो ने आकर कहा कि अब मैं 4 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। भाई 1 महीने तक क्या कर रहे थे, अब क्या ऑब्जेक्टिव बताने चले हैं? फिर कहा कि रजीम चेंज करना मेरा हदफ नहीं है, हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर को हम नहीं बनने देंगे। अदनान जी, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए, ईरान के लिए एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है और कुछ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की? सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, आपके लिए भी। आप देखें पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है, उनके बयान में आज तक एक बार भी सीरियसनेस नजर आई है? हर बार के बयान को बदलना, किसी एक बात पे न रुके रहना, कभी सीज फायर करवा देते हैं, कभी हम कहते हैं कि बयान से तेल के दाम गिर जाते हैं। अदनान जी, उनके एक बयान से तेल के दाम गिर जाते हैं, दुनिया भर जाते हैं। बल्कि यूं कहा जाए मैम, एक मिनट के बयान से दाम नहीं गिरते हैं, बल्कि खुद ट्रंप साहब के करीबियों का बड़े पैमानों पे फायदा हो जाता है। ये हो रहा है। आप लोग ईरान में वो कोई उम्मीद नहीं लगा रहे हैं प्रमीत जी, और वो ये कह रहे हैं कि डीएस्केलेशन उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। देखिए मैडम, ईरान की 90% मिलिट्री कैपेबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं। उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो चुकी है, उनकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप, एक बार नहीं, सेकंड लेयर की लीडरशिप भी खत्म हो चुकी है। उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज तो पूर्ण रूप से तहस-नहस कर दिया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल को पूर्ण रूप से तहस-नहस कर दिया गया है। फिर उन्होंने जब मेन बैटल ग्राउंड पे आप हारते हैं, तब आप अल्टरनेटिव तरीके को हथियार के रूप में यूज करते हैं। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक अल्टरनेटिव वेपन के रूप में यूज किया और पूरी दुनिया को परेशान किया। इसीलिए ट्रम्प कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये अमेरिका का वेपन नहीं है, ये ईरान का वेपन है। और उसके लिए ही उन्होंने अपने अलाइज से और सबसे गुहार की कि सब मिलकर इस पे प्रेशर डालें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को के प्रेशर को और ब्लैकमेलिंग को खत्म करे। ये कोई अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य नहीं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि एक और बड़ी घोषणा हो सकती है कल प्रमीत जी, जिसके बारे में मैं आगे अपने शो में बताऊंगी। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, कुछ घंटे बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान पर और उनकी एक घोषणा पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है कि वो इस युद्ध को लेकर क्या इसे समाप्त करने की बात कहेंगे, इसमें और ज्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ने की बात कहेंगे, या फिर वो नाटो को लेकर बड़ी बात कहेंगे। अमेरिका नाटो से खुद को क्या अलग कर सकता है? ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इसे लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। नाटो छोड़ने पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं ये गंभीरता से विचार, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा नाटो मुझे कभी पसंद नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर भी बताया है। आपको बताऊं कि इस ट्रीटी और इस संधि के तहत कैसे 30 देश बंधे हुए हैं। अगर एक के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाता है तो बाकी देश उसे सैन्य रूप से मदद करेंगे, ये संधि ये कहती है। अब इससे अमेरिका अलग होने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा नाटो तो कागजी शेर है, यूक्रेन जंग अमेरिका का कोई युद्ध नहीं था, फिर भी अमेरिका ने युद्ध में यूक्रेन का सहयोग किया। जब हमारी बारी आई तो सब साइड हो गए, सब निकल गए, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कल ट्रंप नाटो छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है, जब मैं घोषणाओं की बात कर रही हूं तब मैं ये बात पूछ रही हूं, क्या नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहेंगे? मैं बड़ी खबर भी आपको बता देती हूं। ये मैं नाटो को लेकर स्पेकुलेशन की बात क्यों कर रही हूं? क्योंकि नाटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया है। अमेरिका कर रहा है नाटो छोड़ने पर विचार, नाटो से अपनी नाराजगी जरूर जताऊंगा। ये अभी कुछ मिनट पहले का बयान है। वो कह रहे हैं मैं नाटो से अपनी नाराजगी जरूर जताऊंगा। तो क्या कोई ऐलान नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? ये भी बड़ी खबर होगी। और मैं आपको यह भी बताऊं कि ट्रंप ने जब ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो शुरू में उन्हें अमेरिका के लोगों का समर्थन मिला, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचा तो लोग उनके खिलाफ होते गए। अब मैं लगातार आपको एनडीटीवी इंडिया पर वो ग्राउंड कवरेज भी दिखा रही हूं जहां जहां युद्ध के निशान मिल रहे हैं। इजराइल से अंकित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नजीर मसूदी लेबनान से जुड़े हुए हैं, और प्रदीप दत्ता ओमान में इस वक्त मौजूद है जहां जहां हमलों के निशान हैं। और मैं आपको सबसे पहले नसीर मसूदी की वो रिपोर्ट दिखाती हूं जहां लेबनान में उन्होंने सीधे सीधे दिखाया मिसाइल आकर गिरी और कैसे पूरी सड़क के पर खच्चे उड़ गए। देखिए।
बैरूत पर एक और बहुत ही बड़ा इजरायली मिसाइल हमले हुए हैं और इसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 और अस्पताल में जख्मी उनको भर्ती किया गया है। यह है वो जगह जहां रात को ये अटैक हुए, कहीं मिसाइल अटैक हुए। ये देख सकते हैं आप, यह है इस जगह पे अटैक हुए। मैं आपको दिखाऊं कि कितने क्रेटर और जिससे लग रहा है कितने मिसाइल हैं। यहां कहते हैं कि 15 कारें पार्क थी, उन कारों पे अटैक हुआ। ये देख लीजिए, एक मिसाइल यहां पे गिरा है, ये देख लीजिए, इस पे गिरा है ये मिसाइल एक। उसके बाद एक और मिसाइल यहां गिरा है, ये देख लीजिए, यहां पूरा है। और उसके बाद एक और मिसाइल जिसकी निशानी यहां है, ये देख लीजिए, यहां गिरा है। कारें, बड़ी बड़ी जो कारें हैं, ये देख लीजिए उनकी क्या हालत है, कारों की क्या हालत, रकेश पूरा जैसे उनका जो लोहा था वो भी सब कुछ जला है, स्टील वो भी जली है, ये थी इसकी हालत। और कल हमने देखा पूरे दिन यहाँ बैरूत में इजरायली ड्रोन्स की पूरी सर्वेलेंस थी, ज़बरदस्त मूवमेंट थी, फिर बॉम्बिंग कहीं जगह पे हुई और रात को बिल्कुल हिला दिया इस बॉम्बिंग ने बैरूत को यहाँ। और जो आगे वाली इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुँचा, हम आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, पहले यहाँ पूरा जो ये रोड, इस पे कहते हैं कि 15 गाड़ियाँ उसी वक्त ख़त्म हुई। 15 गाड़ियों में लोग बैठे थे, वो ख़त्म हुए और 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये देख लीजिए कहाँ तक इसका इम्पैक्ट है, दूर दूर तक इम्पैक्ट है। ये देख लीजिए, ये बिल्डिंग, इस पे भी कैसे इसका पूरा असर हुआ है, इस पूरा वो भी तबाह हुई, डैमेज हो गई है। तो पूरा जिन्ना इस इलाका का नाम है। तो इसमें ये बमबारी रात को हुई और हम देख रहे हैं पिछले 24 से 48 घंटों से ज़बरदस्त गोलाबारी, बमबारी हो रही है इसराइल की तरफ से। और इसराइल ने कहा कि 2500 अटैक्स उन्होंने लेबनान पे किए। बैरूत से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो युद्ध में उतरकर वहां पर रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है, लेकिन एनडीटीवी के हमारे तमाम सहयोगी उन सब जगहों से आपको ये रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं जहां पर मिसाइलें गिर रही हैं, जहां युद्ध अपने चरम पर है। ट्रंप ने जब ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो शुरू में उन्हें अमेरिका के लोगों का समर्थन मिला था, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचा तो लोग उनके खिलाफ होते गए। ट्रंप से अमेरिका के लोगों की नाराजगी देखकर लगता है कि वो ईरान से लड़ते लड़ते अपने ही देश में हार रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि ट्रंप अब अमेरिकी इतिहास के सबसे अनपॉपुलर यानी सबसे अलोकप्रिय राष्ट्रपति बन गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट का सर्वे बताता है कि अमेरिका के 63% लोग ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। पिछले साल अप्रैल में ट्रंप की रेटिंग 44% थी, जो अब गिरकर महज 33% रह गई। यानी एक साल के अंदर इसमें 11% की गिरावट आ गई। जनता को लगने लगा है कि यह लड़ाई अमेरिका के लिए महंगी साबित हो रही है और इसीलिए ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति है, राजा नहीं है कि कोई भी फैसला ले ले और उसे जनता पर थोप। अब ट्रंप के एक फैसले को लेकर कुछ इसी तरह का रुख अमेरिका की अदालत ने भी दिखाया है, जो अदालत कह रही है कि ट्रंप राजा नहीं है। वॉशिंगटन में डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने कहा कि ट्रंप व्हाइट हाउस के मैनेजर हैं। डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड लियोन ने कहा कि ट्रंप खुद को व्हाइट हाउस का मालिक समझने लगे हैं, ये भूल वो ना करें। अब ट्रंप को ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने फटकार लगाई। आप सोचिए कि इन कमेंट्स के साथ कोर्ट ने व्हाइट हाउस में ट्रंप की तरफ से बनवाए जा रहे एक बॉल रूम का कंस्ट्रक्शन रोक दिया। ट्रंप व्हाइट हाउस में करीब 3800 करोड़ रुपए की लागत से ये बॉल रूम बनवा रहे थे। इसका कंस्ट्रक्शन करीब 90,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में किया जा रहा था। ट्रंप ये कह रहे थे कि इसके लिए वो टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं ले रहे हैं, यानी कि आम लोगों का पैसा नहीं, बल्कि अपनी जेब से वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि व्हाइट हाउस में कंस्ट्रक्शन करना हो तो अमेरिकी संसद की मंजूरी पहले लीजिए जाकर। कांग्रेस की मंजूरी के बिना देश की संपत्ति से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अब ये भी कहा। अब हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप कोर्ट पर भड़क गए। वो कह रहे हैं कि इस बॉलरूम के नीचे तो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन रहा था। कोर्ट के फैसले के लिए वो वामपंथियों के विरोध को वजह बता रहे हैं। अब आगे चाहे जो हो, लेकिन ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट से अपना प्रेम
कभी छिपाया नहीं। 9 मार्च की तस्वीर आपको दिखाती हूं। ट्रंप एग्जीक्यूटिव्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक वो कुर्सी से उठे, कांच के बाहर झांकने लगे। उन्होंने कहा, वाह क्या नजारा है। ये तस्वीर देखिए जरा। Wow. What a view. This is the door to the ballroom. And if you look, come to think of it. अब एक और तस्वीर आप देखिए। ट्रंप मीडिया के सामने बैठे थे और बॉलरूम की स्केच बुक का एक पन्ना दिखा रहे थे। इस वीडियो पर विरोधियों का कहना है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में गोल्डन कासल यानी सोने का किला बना रहे हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप के विरोधी खुश हैं, ट्रंप गुस्से में है। लेकिन देखिए किस तरह की तस्वीर वो दिखा रहे थे। अब इसी बॉलरूम को बनवाने पर कोर्ट ने कहा आप राजा नहीं हैं, और वहां सड़क पर लोग कह रहे हैं हमें राजा नहीं चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए रूस से पुतिन की भी एंट्री होने वाली है। अब क्या अमेरिका और ईरान के युद्ध में रूस की साइलेंट एंट्री हो चुकी है? क्या रूस ने अपने सबसे वफादार खूंखार लड़ाकों को मैदान में उतरने की छूट दे दी? चेचन फाइटर्स, चेचनिया के लड़ाके और पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं फुल फ्री। ईरान और अमेरिका की लड़ाई को लेकर चेचन फाइटर्स ने बहुत बड़ी बात कही। या ये चेचन फाइटर्स अब ईरान की जंग लड़ेंगे? चेचन फाइटर्स ने अमेरिका को जिहाद की धमकी दी है, इजराइल को भी जिहाद की धमकी दे रहे हैं ये चेचन फाइटर्स। चेचन फोर्स ने कहा है कि वो ईरान में तैनाती के लिए तैयार हैं। अब चेचन लड़ाके, ये रूस यूक्रेन युद्ध से इनकी चर्चा बहुत ज्यादा शुरू हुई थी कि वो अपनी क्रूरता और निडरता के लिए जाने जाते हैं। ये रूस से अलग हुए चेचन गणराज्य का अर्धसैनिक संगठन है और चेचन फाइटर्स की कमान रमजान कादिरोव के हाथों में है। रमजान कादिरोव पुतिन के कट्टर वफादारों में गिने जाते हैं। चेचन फाइटर्स के युद्ध में शामिल होने से मिडिल ईस्ट का संकट और गहरा सकता है। मैं आपको कादिरोव की तस्वीरें अब दिखाती हूं, जरा देखिए कि जिन रमजान कादिरोव की मैं बात कर रही हूं वो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्हीं की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और वो इस पूरी जो ब्रिगेड है उसे लीड करते हैं, खूंखार लड़ाकों की ब्रिगेड को लीड करते हैं। जो चेचन फाइटर्स हैं वो रूसी सेना के साथ मिलकर काम करते हैं और इसके कमांडर रमजान कादिरोव को पुतिन की ऐसी मिसाइल कहा जाता है जो क्रेमलिन के इशारे पर कहीं भी हमला कर सकती है। अब चेचन फाइटर्स ने ईरान के लिए लड़ने का ऐलान भले ही किया, लेकिन रूस इस पर पूरी तरह से खामोश है। हालांकि ईरानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं यानी IRGC, उनके प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने इसको लेकर बड़ा दावा कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ये चेचन लड़ाके ईरान का साथ देंगे, ये ईरान के लिए लड़ेंगे। ईरान ने यह भी कहा कि चेचन फाइटर्स ने युद्ध लड़ने की रजामंदी का संदेश हमें भिजवाया। अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी तरह का ग्राउंड अटैक किया, ये क्यों आएंगे? क्योंकि अमेरिका के ग्राउंड इन्वेजन, उनके जमीनी हमले की बात बार बार हो रही थी। तो अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन हुआ तो चेचन लड़ाके मैदान में उतर जाएंगे और हमारी मदद करेंगे। ये खुद IRGC कह रही है, ईरान कह रहा है। तो रमजान कादिरोव और उनकी पूरी ब्रिगेड अब क्या इस ईरान युद्ध में उतरने वाली है? लेकिन ईरान के युद्ध में रूस की खामोश एंट्री का यह सिर्फ इकलौता सिग्नल नहीं है। अब पुतिन को लेकर आपने उनके बयान सुने हैं। पुतिन बार बार कहते रहे कि युद्ध सही नहीं है। वो बार बार कहते रहे कि मुझे तो इन्होंने सबसे बड़ा विलन बता दिया। लेकिन अब अमेरिका खुद क्या कर रहा है? उन्होंने ईरान का समर्थन भी जाहिर किया है। खबरें यह भी आई कि मोस्तफा खमेनी कहीं रूस में तो नहीं है, जिसे रूस के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसका खंडन किया। लेकिन रूस इस जंग को लेकर लगातार बयान दे रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि रूस की तो साइलेंट एंट्री इस युद्ध में पहले ही हो चुकी है। रूस ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों की लोकेशन बता रहा है, यानी अमेरिकी जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं वो कहां है, ये कौन बता रहा है ईरान को, उन्हें कैसे टारगेट कर रहे हैं।
ये रूस बता रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स की मूवमेंट के बारे में ईरान को जानकारी अभी रूस दे रहा है। माना जा रहा है रूस से मिली खुफिया जानकारियों के दम पर ही ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। अब रूस पर ट्रंप भी लगा चुके हैं ईरान की मदद का आरोप। वो कह चुके हैं रूस मदद कर रहा है, हमें नहीं पता है, हमारे से तो कहते हैं नहीं कर रहे लेकिन कुछ पता नहीं। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। नाटो देशों से मिल रहे अमेरिकी हथियारों के दम पर यूक्रेन इतने लंबे समय से जंग के मैदान में टिका रहा। अब आप सोचिए कि अगर पुतिन के ये लड़ाके भी इस युद्ध के मैदान में उतर जाएंगे तो फिर इस युद्ध की तस्वीर क्या होगी। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि ईरान युद्ध पर ट्रंप का एक और बहुत बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं ईरान ने सीज फायर का अनुरोध कर दिया है। ट्रंप बोल रहे हैं जब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक सीज फायर नहीं होगा। ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि हॉर्मुज नहीं खुला तो हमले जारी रहेंगे। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो ये हमले जारी रहेंगे। ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा है। सीज फायर की मांग ईरान कर रहा है, ये ट्रंप का कहना है, लेकिन हॉर्मुज नहीं करना। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरान ने भी इस पर पलटवार कर दिया है। ईरान कह रहा है कि हमने सीज फायर की मांग नहीं की है। अब आप सोच लीजिए कि हो क्या रहा है। कुछ घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप जनता के सामने आकर अपने देश को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले वो कह रहे हैं ईरान सीज फायर मांग रहा है, लेकिन ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान ने कहा हमने सीज फायर की कोई मांग नहीं की है। ट्रंप के दावे के फौरन बाद ही ईरान ने यह बयान जारी कर दिया है। IRGC ने बयान जारी करके ट्रंप के बयान का खंडन कर दिया है। तो अब आप सोचिए कि होने क्या वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ घंटे बाद क्या कहने वाले हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो इस युद्ध को लेकर बड़े ऐलान और बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस युद्ध को लेकर किस तरह से असर पूरी दुनिया पर और खासकर भारत पे पड़ रहा है, सारी खबरों पर एक ही शो है जहां माइक ऑन है। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार।